इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर द सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं है। जैसे पीछे क्या था, रैंडम था, ये रैंडम नहीं है। कहने का मतलब ये है सम ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव अ हायर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड and the results cannot be generalized for the entire population as you have done in the case of probability sampling. non probability sampling में कुछ आइटम्स के, प्रोडक्ट्स के, पॉपुलेशन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और कईयों की कम है, वो कम जीरो भी हो सकती है। तो कुछ सैंपल के कलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो भी निकल के आ सकती है यहाँ पे, पर वहां पर नॉन जीरो होगी, देयर इट विल कम आउट टू बी व्हाट, नॉन जीरो। सो हियर the selection of the individual is not random, so some of the population of the sample will have a higher chance of being selected in comparison to the other. इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो रिजल्ट है वो आप पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। Here the result that you have obtained, you cannot generalize it for the entire population. तो ये ड्रॉबैक पहले बता दिया, as in the case of what, probability sampling. Now this technique is often used when probability sampling is not feasible to be used. फिर आप बोलोगे सर इसको यूज क्यों किया? हमने probability sampling कौन से सैंपल के लिए अप्लाई करी थी जो बहुत बड़ी साइज का हो, जैसे एग्जांपल भी जैसे खूब सारे, इनफैक्ट लास्ट जो एग्जांपल था हमारा वो कंट्री का था, पूरे देश के जो स्कूल थे, फिर देश को काटा था सिटी के अंदर, सिटी को काटा था कॉलोनी के अंदर, फिर स्कूल उठाए थे, स्कूल में से क्लासरूम, क्लासरूम में से बच्चे उठाए थे, क्लासरूम में से बच्चे उठाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तब लगाई जाती है जब मेरा सैंपल बहुत बड़ा है, और अगर सैंपल बहुत बड़ा है टाइम और पैसा ज्यादा लगेगा। तो जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं अप्लाई कर पा रहे हो ड्यू टू कंस्ट्रेंट इन टाइम एंड कॉस्ट, आप क्या अप्लाई करोगे? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अप्लाई करोगे। तो ये फायदा आ गया इसका, इसमें टाइम और कॉस्ट बच जाएगी, पर साथ में नुकसान क्या हुआ? भैया रिजल्ट उतने प्रिसाइज नहीं होंगे जितने किसके होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा बायसनेस इंड्यूस करोगे। कैसे वो भी आगे देखेंगे, दैट विल सी। पर अभी तो एक बेस बनाया कि भैया दोनों में फर्क क्या होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसकी टेक्निक क्या है भैया, व्हाट द टेक्निक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? पहला आया हमारा कन्वेंस सैंपलिंग। द फर्स्ट ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कन्वेंस सैंपलिंग, नाम में लिखा हुआ है कन्वीनियंस। यहाँ पे हम सैंपल लेते हैं उस ग्रुप में से विच इज इजी टू एक्सेस, मतलब जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो डाटा उठा रहा है उस ग्रुप में से जो कन्वीनियंट है। कहने का मतलब मेहनत नहीं करनी मुझे, और मैं ये चीज कर रहा हूँ किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और अगर मैंने ये अडॉप्ट कर लिया भैया, मेरी पूरी क्वालिटी साइड में हो जाएगी। तो आपने डाटा कहां से उठाया? जहां पे आपको आसान पड़ रहा है डाटा उठाना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कन्वीनियंट। सो द सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ ग्रुप दैट इज इजी टू एक्सेस और कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर। जहां पे कन्वीनियंस बनी बस वहां का सैंपल उठा लिया आपने। नाउ हाउ इट वर्क्स, रिसर्चर सेलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन व्हाट इज इजीएस्ट टू रीच, जो सबसे आसान होगा रीच करना वो वाला सैंपल उठा लोगे आप। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, अब बाकी सैंपल तो आपने कलेक्ट किया नहीं, तो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हो गए इसके अंदर, भैया जीरो हो गए। और जो कन्वीनियंट है उसके सेलेक्ट होने के चांसेस क्या कर गए, बढ़ गया। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, रिसर्चर माइट सर्वे द पीपल वॉकिंग इन द मॉल और कस्टमर विजिटिंग अ स्टोर। तो ये दो एग्जांपल दे दिए इसमें, टू एग्जांपल्स आर गिवन टू यू। क्वालिटी विल बी डिग्रेडेड, और सब लोग यही करते भी हैं बिल्कुल। तो ये हमारी पहली सैंपलिंग आ गई है। अच्छा भैया फायदे क्या है? भैया बहुत ही आसान है, इजी टू इंप्लीमेंट, इनएक्सपेंसिव, कन्वीनियंट बोला था भैया, टाइम और कंस्ट्रेंट, टाइम और कॉस्ट की कंस्ट्रेंट हो आप ये वाला लगा दोगे। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, हाईली बायस्ड एज इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ब्रॉडर पॉपुलेशन। दूसरा लिमिटेड जनरलाइजेशन कर सकते हो आप इसके अंदर, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा आप पूरी पॉपुलेशन में इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्लाई इट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो ये इसका ड्रॉबैक होगा। तो ये हमारी पहली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ गई, कन्वेंस सैंपलिंग। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हमारी जजमेंटल सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। So next of the sampling is judgmental sampling. Again can be referred from the name. Again can be referred from the name only. क्या करते हैं judgmental sampling के अंदर? The researcher select the participants based on their judgment or knowledge about a population. यहाँ पे जब आप select कर रहे हो participant को, वो किसके behalf पे कर रहे हो? आप knowledge खुद की या judgment के behalf पे कर रहे हो, on the basis of the judgment. Now this often involves selecting the individuals who have a specific characteristics or expertise. इसको समझने के लिए example लेते हैं. A researcher deliberately chooses the individual who are deemed representative of the population. जैसे example, आपने क्या किया, आपने ऐसा माना हुआ है, धारणा है आपके माइंड में कि अगर मैं ये वाले इंसान को सेलेक्ट कर लूंगा ये रिप्रेजेंट करेगा सबको, ये रिप्रेजेंट कर जाएगा पूरी पॉपुलेशन को, तो ये आपका जजमेंट है, दिस इज जजमेंट दैट यू आर पासिंग, और उसके बिहाफ पे अपना कंक्लूजन निकाल लोगे, क्योंकि उसके अंदर एक क्या है, स्पेसिफिक क्वालिटी पोजेस कर रही है, वो इज पोजेसिंग अ स्पेसिफिक क्वालिटी। सो हियर यू आर कलेक्टिंग अ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ अ जजमेंट। जजमेंट को मैंने हिंदी में बना दिया, आपने एक धारणा बना रखी है, उसके बिहाफ पे आपने क्या कर दिया, सैंपलिंग कर दी है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, टेक एन एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं आप ही की फील्ड से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप रिलेट कर पाओ, जैसे आप जजमेंट पास कर लेते हो। जैसे इंजीनियर्स एज अ होल क्या परसेप्शन है, इंजीनियर एज अ होल क्या परसेप्शन बना रखी है, ये कोई भी काम कर लेते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कर लेंगे, परसेप्शन है नहीं है, जरूरी थोड़ी ऐसा हो या नहीं हो, इट्स अ परसेप्शन व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। तो ये जजमेंट पास कर रखा है, तो ये काम इंसान जजमेंट करता है, यार इंजीनियर है कुछ भी कर लेगा, ये एमबीए वाला काम भी कर लेता है, लॉयर वाला काम भी कर लेता है, ये बिजनेस में एमबीए वाले इसमें भी चले जाते हैं, ये सारे काम उठा लेते हैं, तो सब कर लेंगे खुद का काम छोड़ के, तो खुद का काम छोड़ के बाकी सारे काम कर लेंगे ये। तो कहने का मतलब क्या है, ये जजमेंट पास कर रखा है आपने, दिस इज जजमेंट दैट यू हैव पास। तो इसी के बिहाफ पे हमने क्या कर दी, इसी के बिहाफ पे हमने सैंपलिंग कर रखी है। सो रिसर्चर स्टडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल माइट स्पेसिफिकली सेलेक्ट द डॉक्टर्स। अब आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपका जो स्टडी है वो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में अगर आपकी स्टडी है, आपने सेलेक्ट किसको किया, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल रिसर्चर को किया, जबकि आपको पॉपुलेशन तो कौन सी उठानी चाहिए थी, पूरी उठानी चाहिए थी। तो आपने जजमेंट के बिहाफ पे इन्हीं तीन कैटेगरी से अपने सैंपल उठा रखे हैं, और कल भी ये डिस्कस किया था, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका सैंपल बल्कि क्या हो रहा है, बायस हो रहा है। बाय डूइंग सो योर सैंपल इज बिकमिंग व्हाट, बायस्ड ओनली। तो अगर आप डॉक्टर से पूछोगे कोई सा भी हेल्थ केयर के बारे में सवाल, वो हमेशा क्या बोलेगा, उसकी पॉजिटिव चीज ही बताएगा, वो कभी उसकी नेगेटिव चीज नहीं बताएगा।
नेगेटिव चीज तो कौन सा बताएगा, जो इस फैटर्निटी से नहीं होगा, विल नॉट बी फ्रॉम द सेम फैटर्निटी। तो आपने क्योंकि जजमेंट है, एक धारणा बना रखी है कि नहीं यार मेरे को अगर इसी चीज के बारे में पूछना है तो मैं किससे पूछूं, डॉक्टर से पूछूं। अच्छा, फायदा क्या है इस चीज का, व्हाट द एडवांटेज ऑफ द सैंपलिंग, यूजफुल व्हेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज और कैरेक्टराइजेशन इज नीडेड। अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए किसी जजमेंट के अंदर या किसी रिसर्च के अंदर, तब तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरा, एफिशिएंट फॉर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक सब ग्रुप, आपको एक स्पेसिफिक सब ग्रुप को टारगेट करना है, आप इस मेथड को यूज कर लो। पर ड्रॉबैक भी है, सब्जेक्टिव होगा, इट इज प्रोन टू रिसर्चर बायस, हाईली प्रोन होगा ये बायसनेस के अंदर। दूसरा, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रॉडर पॉपुलेशन, आपने एक सेक्टर ही तो उठाया, उसके बिहाफ पे क्या निकाल दिया कंक्लूजन। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी, अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी। अब एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी और ये पॉलिसी कितने लोगों को अफेक्ट कर रही थी, बच्चों को अफेक्ट कर रही थी ना। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चों को अफेक्ट कर रही थी। मैं मान के चल रहा हूँ, लेट सपोज, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, 40 करोड़ लोग हैं जो ये अफेक्ट हो रहे थे इससे, जो स्टूडेंट फैटर्निटी है, चाहे पहली क्लास में है, चाहे वो हमारा भैया ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, सबके ऊपर एप्लीकेबल थी। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 40 करोड़ लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही थी, जो स्टूडेंट फैटर्निटी के लोग हैं। तो आपको सैंपल तो इसमें से उठाना चाहिए था। सैंपल किसमें से उठाया भैया, 1000 जो एजुकेटर होंगे इनमें से उठा लिए थे 5-10 लोग, उन्हीं से पूछ रहे हैं एनईपी के बारे में। तो आपका पूरा जो रिजल्ट आएगा ना बायस आएगा। 1000 एजुकेटर होंगे, उनमें से 4-5 उठा लिए, अब उन्हीं से बोलते हैं जो डिस्कशन करते हैं एनईपी के बारे में। ये तो बायसनेस हो गई। तो ये नहीं करना है, तो इस सैंपलिंग को क्या बोला जाएगा, जजमेंटल सैंपलिंग बोला जाएगा। तो आपने उसी रिलेटेड फर्टिलिटी से ही सैंपल उठा के अपनी कंक्लूजन निकाल लिया। प्रोन मींस अच्छा, टेंटेटिव, प्रोन का मतलब टेंटेटिव नहीं होता भाई, प्रोन का मतलब है संभावित, संभावित नहीं मतलब चांसेस होने के। सो इट इज मोर प्रोन मींस, हिंदी में बताना है भाई, अंग्रेजी में सिनोनिम थोड़ी बताना है। वो हिंदी में पूछ रहा है, अंग्रेजी में बताओगे फिर बोलेगा इसका मतलब, आप बोलोगे मोर सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब पूछ लेगा। हाँ, तो होने की संभावना हिंदी में एक वर्ड बताओ भाई प्रोन का। लो भैया बैक स्लाइड नोट कर लो, प्रोन मतलब झुका हुआ। है अधिक संभावित। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में स्नोबॉल सैंपलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक चीज देखो नाम में मेंशन्ड है, एवरीथिंग कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या करते हैं, इस मेथड को हम यूज करते हैं उस टॉपिक के अंदर या उस डिस्कशन के अंदर या उस रिसर्च के अंदर जब आपका सब्जेक्ट इज हार्ड टू रीच। When the sample is hard to reach, then you go for what? Snowball sampling. Subject is hard to reach, जैसे एग्जांपल लेते हैं टेक एन एग्जांपल। अगर मेरा टॉपिक क्या है रिसर्च का, टॉपिक ये रिसर्च का कि कितने लोग नशा करते हैं। अरे रिमोट एरिया नहीं है प्रभु, मेरे को ये पता करना है कि कितने लोग नशा करते हैं। जाके पूछो पब्लिक से, सैंपलिंग कर रहे हो ना, जाना पूछना भाई नशा करता है, तो देखना रिप्लाई क्या आता है, बताएंगे नहीं, देखना रिप्लाई क्या चीज निकल के आती है, बताएंगे नहीं। तो व्हेन दी पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच डजंट मीन कि भाई रिमोट एरिया है। तो मोहित कुमार क्या बोल रहा है, रिमोट एरिया, रिमोट एरिया नहीं भाई, सब तुम्हारे आसपास रहेंगे, बताएंगे कुछ भी नहीं। हाँ, गाली और देंगे, भगा देंगे, क्या क्या फालतू की बातें कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। कहने का मतलब है आप उसके दोस्त को पकड़ते हो जो आपके सामने नशा किया हुआ है। अब आपने उसको पकड़ा, अब उससे पूछते भाई तेरा और कोई दोस्त है जो नशा करता है, वो आपको उसका बता देगा लिंक कि हाँ भैया ये भी करता है। फिर आप उसको पकड़ोगे, उसको पकड़ लिया भैया, इससे तो बताया मैंक ने तुम करते हो अमित के बारे में, आपने अमित को पकड़ लिया। अब अमित से पूछोगे, फिर अमित बताएगा शैंकी के बारे में कि शैंकी भी है, फिर आप शैंकी को पकड़ोगे, शैंकी बताएगा ऋषभ के बारे में। कहने का मतलब क्या करते जा रहे हो आप, एक दूसरे के लिंक से आगे बढ़ते चले जा रहे हो, डायरेक्टली आपको कोई नहीं बताएगा, एक दूसरे के लिंक से बढ़ते जा रहे हो आगे। इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, क्योंकि स्नोबॉल वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, व्हाट डज स्नोबॉल इज सिग्निफाइंग हियर। अब स्नोबॉल बनते हुए देखिए आपने, चुगली थोड़ी भाई, आगे रोल होती रहती है, और जब आगे रोल होती रहती है फिर क्या होता है, जब आगे रोल होती रहती है फिर क्या होता है, साइज उसकी इंक्रीज होती रहती है। बिल्कुल सही बात है, तो वही सिग्निफिकेंस के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्नोबॉल सैंपलिंग बताई हुई है। तो उन्होंने बोला स्नोबॉल आगे बढ़ती रहती है, उसकी साइज बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, आपके सैंपल की साइज क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है, वन लिंक्ड विद अदर। तो मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल लेके बता दिया आपको। तो स्नोबॉल सैंपलिंग अब टेक्निकली समझ लेते हैं। अ मेथड ऑफन यूज्ड व्हेन स्टडीिंग हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। हार्ड टू रीच का मतलब नहीं कि रिमोट एरिया में गांव में बैठा हुआ है, वो मैं पहुंच नहीं पा रहा उसके पास। हार्ड टू रीच मतलब कि भैया कोई बताएगा नहीं उस टॉपिक के बारे में आपको। जैसे एग्जांपल, और अब टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हो, जाओ साइंटिस्टों से पूछो कि भाई न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा है तू, हाँ बोल दिया, अगले दिन गायब हो जाएगा वो साइंटिस्ट ही, ना बोलते हुए भी गायब हो जाते हैं, हाँ कोई बोलेगा ही नहीं। ये तो प्रैक्टिकल कहानियां सुनी रहती होंगी ना, कि जो भी साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं, ये तक नहीं बोलते हम साइंटिस्ट हैं। पर आपको उसी के बारे में स्टडी करना है, कोई बताएगा नहीं, क्या करनी पड़ेगी, स्नोबॉल सैंपलिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो फॉर व्हाट, स्नोबॉल सैंपलिंग।
कॉन्फिडेंशियल है, तो इसका मतलब हार्ड टू रीच पॉपुलेशन है वो, दैट पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच। सो एक्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग देयर एक्विंटेंस, thus snowballing the sample size। तो आप फ्यूचर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते जाते हो तो आपकी सैंपल साइज क्या करती जाती है? व्हाट हैपेंस टू योर सैंपल साइज? What happens to your sample size? It increases. So one participant refers another, and those referred participants may refer other, creating a chain of recruitment. Clear है? अब ठीक है भैया, जैसे जैसे आपको समझ में आती है एग्जांपल निकालते जाओ, मैंने तो आपको समझाने के लिए बता दिया। So studying a hidden population like drug user or individual with rare medical condition। अब rare medical condition आपसे कोई आके पूछे, जैसे एग्जांपल, अब मेरे को तो पता ही है, मैं आपसे आके पूछूं कि भैया थोड़ा किसका हुआ है, आप क्या बोलोगे? नहीं, मना ही कर दोगे ना, अगर सामने से आके कोई पूछे तो बस समझ गए। चलो हाँ, तो ये हमारी स्नोबॉल सैंपल है। किसी का वो एक स्नोबॉल का वो भेज देना अगर मिल जाता है तो। कोविड के बारे में बिल्कुल ट्रैक करने में दिक्कत होती थी, क्यों? आप जिसको कोविड है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, भाई कोविड जिसको हो रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब आप किसी से पूछते थे भैया आपको कोविड है, क्या बोलता था वो? नहीं नहीं है। तो अगर आपने बोल दिया कोविड है, क्वारंटीन कर देंगे आपको। जैसे पॉलिटिकल बंदा कोई नहीं बताएगा कि, कोई नहीं बताएगा, क्या नहीं बताएगा? कोई चोर कौन है? बिल्कुल सही बात है। स्नो बॉलिंग क्या भेजी आपने? अरे स्नो बॉल बतानी मेरे को, बाकी तो आप खुद ही विजुलाइज कर लोगे। ये टेक्निकल चीज बताओगे नहीं समझ में आएगा नहीं। ऐसा तो सभी ड्रिंक करने वाले हैं, पता चल जाएगा, पर उसको कंपेयर किससे करेंगे? उसको कंपेयर, बेटा आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। ऐसा तो सभी ड्रिंक करने वाले पता चल जाएंगे, पर उसको कंपेयर किससे करेंगे? किस कंपेरिजन की बात कहाँ से आ रही है? चलो फायदा क्या कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस। इफेक्टिव फॉर स्टडिंग अ पॉपुलेशन दैट इज हार्ड टू रीच, ये फायदा निकल के आया। यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, ये यूजफुल है किसके लिए? क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? कैन लीड टू बायस बिकॉज द सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एक्यूरेटली, क्योंकि आप पॉपुलेशन से डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहे हो उसके अंदर। द सैंपल में बी होमोजेनियस विद द पार्टिसिपेंट्स शेयरिंग सिमिलर ट्रेट्स और बैकग्राउंड। आपका सारा सैंपल कैसा हो सकता है? होमोजेनियस हो सकता है, यानी सारे ट्रेट्स एक जैसे हो सकते हैं, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बायस निकल के आएगा। ये देखो स्नो बॉलिंग के लिए मैंने एक पिक्चर है मेरे पास, देख लो कि व्हाट इज स्नो बॉलिंग, प्रोवाइडेड वो अब चल जाए आपके इधर, मुझे लगता नहीं है चल जाएगा। देखता हूँ अपलोड करके चलती है पिक्चर, क्योंकि स्नो बॉलिंग दिखानी थी ना मुझे आपको। व्हेन स्नो बॉलिंग यू विल ऑब्जर्व इट्स नॉट वर्किंग। व्हाट इज नॉट वर्किंग? देखता हूँ मैं अपलोड करके देखता हूँ ना, क्या पता मेरे से अपलोड हो जाए। अपलोड हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। LML का टाइप लग रहा है, MLM होता है भाई, LML नहीं होता। LML का तो वेस्पा आती है, यही समझ, बोले तो समझ में आता है, टंग ट्विस्टर है। लिखने में कैसी टंग ट्विस्टर है? फिंगर ट्विस्टर थोड़ी है ये भाई। बोले ठीक है चलो MLM की जगह LML बोल दिया, लिखने में कैसे आ रही है? चलो भाई नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट इज अवर कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग इज कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग क्या बोलती है, नाम में मेंशन है वापस। In this, what we do, the researcher ensures that a certain characteristics are represented in the sample in proportion to their prevalence in the population. However, the selection within the quota is non-random. इसमें रिसर्चर ये मान के चलता है जिस भी प्रॉपर्टी की उसको रिक्वायरमेंट है, जिस भी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की उसको रिक्वायरमेंट है, वो प्रेजेंट है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, जो भी उसने सेलेक्ट करी, जो भी कोटा उसने सेलेक्ट किया हुआ है। So here the researcher ensures whatever property he is studying is present inside the quota of the sample that he has selected. Thereby the name comes what? Quota sampling. जैसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। A researcher divides the population into subgroups. Subgroups जैसे example by gender, age, income, and then select the participants from each subgroup to meet the predetermined quota. जो भी इसका कोटा है उसको predetermined quota पहले से मिला हुआ है कि 100 लोग सेलेक्ट करने हैं, अब 100 लोग वो इन तीनों में से उठा लेगा। इसी से मिलती जुलती हमने एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कर रखी है, जिसमें आपने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया था। देखो आंसर बता दिया मैंने आपको, जिसमें आपने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया था। जैसे स्ट्रेटिफाइड टेक्निक, सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये स्नो बॉलिंग भेजा हुआ है, ठीक है बढ़िया है। ये देख लो भैया स्नो बॉलिंग, दिस इज स्नो बॉलिंग इफेक्ट। तो इसीलिए उस सैंपलिंग का नाम भी क्या रखा हुआ है? स्नो बॉलिंग सैंपलिंग रखा हुआ है। तो अगर मुझे ये पता था, बस अगर मुझे ये चीज पता थी, वो सैंपलिंग का आंसर में निकाल के आ जाऊंगा, भले ही पढ़ा नहीं पढ़ा। तो इसलिए मेरा फोकस किसके ऊपर है? नाम के ऊपर है। 20 से 30% सवाल आप अपने पेपर में इस टेक्निक से बना लोगे, भले ही वो टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा, वो नाम में आंसर नीचे लिख के देगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कोटा सैंपलिंग भी हुआ, इसके एडवांटेज ड्रॉबैक की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, पहले इनिशियल पॉइंट को चूज किया, फिर हमने फिर NS टर्म उठाते चले गए। हाँ,
चलो, तो फायदा क्या है इसका, एक सैंपल लिया हुआ है इसमें, फायदा नुकसान आगे देखते हैं। रिसर्चर माइट इंश्योर दैट 50% ऑफ द सैंपल इज फीमेल, देखो कोटा बना रखा है इसमें, 30% इज मेल, 20% इज व्हाट, नॉन बाइनरी, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने पॉपुलेशन जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये कोटा उठा लिए। अब इसमें से वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है नॉन रैंडम तरीके से। हाँ बिल्कुल सही बात है। फायदा क्या है, इंश्योर्स दैट द की सब ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। तो जो भी की सब ग्रुप्स हैं आपके, आप जेंडर के बेहाफ पे आपने कोटा बनाया ना, तो सारे जेंडर इंक्लूड किए उसने। तो ऊपर रिसर्चर जेंडर के बेहाफ पे कोटा बना रहा था, ऊपर उसने सारे जेंडर को इंक्लूड कर दिया। इट इज ईजियर एंड फास्टर देन द रैंडम सैंपलिंग। ये इजी है, फास्ट है, किससे, रैंडम सैंपलिंग से, बिल्कुल। और यही एडवांटेज किसका था, हमारे स्ट्रेटिफाइड सैंपल का था। मैंने वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग वाज, ये एडवांटेज मैंने वहां पर भी बताया था कि ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग से क्या है, आसान है और फास्ट है। ड्रॉबैक क्या है, नॉन रैंडम सिलेक्शन विद इन द कोटास कैन इंट्रोड्यूस बायस। बिल्कुल सही बात है। अब कोटा के अंदर तो आप क्या कर रहे हो, नॉन रैंडमली उसको सेलेक्ट कर रहे हो। द सैंपल मे नॉट बी फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। आपका जो सैंपल है, इट मे नॉट बी फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट, एंटायर सैंपल। हो सकता है ये पूरे सैंपल का क्या नहीं हो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं। ये मंत्रा में बिल्कुल सही बात है। डन, चलो बढ़िया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग खत्म हो गई। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कितने तरह की सैंपलिंग थी, 4। यहाँ पर भी हमारी कितने तरह की सैंपलिंग आ गई, 4 तरह की सैंपलिंग आ गई। तो टोटल 8 तरह की सैंपलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। 8 टाइप्स ऑफ सैंपलिंग वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, थर्ड टाइप ऑफ सैंपलिंग। क्यों कर रहे हैं सैंपलिंग, क्योंकि हमारे क्वालिटी कंट्रोल का यानी एसपीसी का पहला स्टेप ही क्या था, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सैंपलिंग करनी पड़ेगी, ऐसे डाटा नहीं उठा सकता। तो हम सैंपलिंग के तरीके देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग इज व्हाट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग इज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम नेम ओनली इट कैन बी रेफर्ड। आप सैंपलिंग कर रहे हो अपने लॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, तो वही चीज मिलेगी आपको। देखो, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट और मटेरियल इन अ लॉट फॉर अ पर्पस ऑफ व्हाट। क्या पर्पस है आपका, कि आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो एक लॉट में से, पर्पस ये है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। So the acceptance sampling is the process of evaluating a portion of the product material in a lot for a purpose of accepting or rejecting the lot as they are confirming or non confirming to the quality specification. Accept कब करोगे, जब वो कन्फर्म कर रहा है स्पेसिफिकेशन को। रिजेक्ट कब करोगे, जब वो नॉन कन्फर्म करेगा। कन्फर्म का मतलब बता रखा है कल वाली क्लास में। तो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट को उठाते हैं एक पर्टिकुलर लॉट में से, जिसका एम ये होता है कि आप इस लॉट को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। इसलिए सैंपलिंग का नाम क्या रखा हुआ है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। आप एक्सेप्ट करोगे इस बिहाफ पे कि वो स्पेसिफिकेशंस को कन्फर्म कर रहा है, आप रिजेक्ट करोगे इस बिहाफ पे कि वो स्पेसिफिकेशन को नॉन कन्फर्म कर रहा है, यानी स्पेसिफिकेशन को नहीं मान रहा है। एडहरिंग टू दी स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल। अब एडहरिंग मत बोलो भाई, इतनी वो पूछेगा भी कोई आगे एडहरिंग मतलब, इससे मेरे को वो समझ में याद आ जाता है हंसा खिचड़ी वाली, क्योंकि कुछ भी ऐसा आपने वर्ड बोल दिया बस वो पूछने लग जाएगी इसका मतलब। अब बताओ तुम, एडहरिंग मतलब सीधा आएगा डाउट। तो ऐसी चीजें मत बोला करो, फिर बच के रहते थे उसमें भी। हाँ चलो, अब क्या है, टू मीट दी स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है। सो द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ चेक ऑन रॉ मटेरियल, एग्जांपल दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ चेक ऑन रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स सप्लाइड बाय द वेंडर्स इज कॉल्ड इनकमिंग इंस्पेक्शन। अच्छा, इसके दो पार्ट आ गए। आ जाओ, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के हमारे दो पार्ट, ए बी। अगर आपने चेक लगाया किसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, विच इज सप्लाइड बाय द वेंडर। आपके पास जो रॉ मटेरियल आया है अभी प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपने इसके ऊपर चेक लगाया, सैंपलिंग लगाई, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग लगाई कि मैं इस रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करूंगा नहीं करूंगा। और ये तो टेक्निकल चीज हुई। आपके घर का एग्जांपल लेता हूं, आपने घर का सामान ऑर्डर किया, सब्जियां ऑर्डर करी, जो बाकी चीजें चाहिए होती हैं आपके किचन के लिए वो ऑर्डर करी, वो स्विगी जोमेटो वाला लेके आया या जो भी लेके आया आपके घर पे परचूनी वाला, आप क्या करते हो सबसे पहले, आप चेक करते हो ना, बिल से मैच कराते हो कि भैया वो है या नहीं है। एक तो बिल से मैच हो गया कि जो आइटम का बिल लगा हुआ वो बिल आया नहीं आया। दूसरा चेक भी करते हो ना, प्रॉपर है या नहीं है। ये भी चेक करते हैं प्रॉपर है या नहीं है। अब ये जो इंस्पेक्शन कर रहे हो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग है कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आप देखोगे सब्जी सही आई है नहीं आई है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग चल रही है, आपके पास रॉ मटेरियल आया है। तो ये कब कर रहे हो आप, जब मटेरियल आपके पास पहुंचा है। इनकमिंग इंस्पेक्शन है ये, दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, इनकमिंग इंस्पेक्शन। तो जब भी आपने इंस्पेक्शन करी रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट की या पार्ट्स करी, विच इज सप्लाइड बाय द वेंडर, यू हैव टू गो फॉर व्हाट, इनकमिंग इंस्पेक्शन। क्लियर है, स्टेल तो नहीं है ये, देखो जानबूझ करके बोल रहे हैं हाई फाई वर्ड, स्टेल मतलब। क्लियर है, चलो दूसरा। सिमिलरली अगर आपने क्या किया, अगर हमारा जो लॉट है फिनिश्ड गुड का, उसको डिस्पैच करने से पहले टू द कस्टमर आपने इंस्पेक्शन किया, इसको हम क्या बोल देंगे, आउटगोइंग इंस्पेक्शन। तो जब आप कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट, उससे पहले जब आपने इंस्पेक्शन करी, इसको बोला जाएगा आउटगोइंग इंस्पेक्शन। तो दो पार्ट में इसलिए मैंने लिखा, एक को हम बोलते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन, एक को हम बोलते हैं आउटगोइंग इंस्पेक्शन। दोनों क्या हमारी एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के पार्ट है। तो आप इनकमिंग आउटगोइंग दोनों इंस्पेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग को अडॉप्ट कर सकते हो। यू कैन अडॉप्ट एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। क्लियर है, ये सही तरीका। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी जो आपकी इंस्पेक्शन है फॉर द एक्सेप्टेंस पर्पस, क्यों कर रहे हैं, हमारे लॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। ये आप दो तरीकों से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, दो स्टेज में तो किया, इनकमिंग आउटगोइंग। और दो तरीकों से कर सकते हो। दो तरीकों से कैसे, एक 100% इंस्पेक्शन। क्या मतलब इस बात का, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने इंस्पेक्शन करी,
हर एक आइटम के ऊपर इंस्पेक्शन करिए। अब हर एक आइटम के ऊपर इसको भी समझ सकते हो, घर पे सामान मंगाया था आपने, अब घर पे सामान मंगाया आपने, घर पे सामान मंगाया, जैसे अब आपने मंगाई सब्जी, तो ये आपने मंगा ली लेट सपोज पालक, ये आपने मंगा लिया आलू। अब या तो बैठ जाओ वहीं पे उसको बिठा के जोमेटो वालों को, बैठ एक एक आलू पकड़ के चेक कर रहे हो, 100% इंस्पेक्शन। वहीं जो पालक मंगाई उसके सामने बैठ गए साफ करने कि एक एक चेक करूंगा मैं, तो ये कैसी है 100% इंस्पेक्शन। तो आप एक एक क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को चेक कर रहे हो, तो 100% इंस्पेक्शन। दूसरा सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, 5 किलो मंगाए थे, 5 किलो में से एक दो उठा के देख लिए, सैम्पलिंग ही तो है हमारी, आपकी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ही है, पर आप इसमें कर रहे हो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, आप सारे प्रोडक्ट्स को चेक नहीं कर रहे हो उसके अंदर, यू नॉट प्रोडक्ट चेकिंग द एंटायर प्रोडक्ट। क्लियर है, सेम एज रैंडम, बिल्कुल सही बात है। ये भी बताऊंगा इसके टेक्निक वही पीछे वाले ही है, बिल्कुल सही बात है। अब ये एक ने और एग्जांपल दिया कंक्रीट का स्लंप वैल्यू, हाँ बिल्कुल, आपके आप टेक्निकल एग्जांपल ले लो। अब कंक्रीट है मेरा, ये भी आपके दोनों चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, आपकी क्वालिटी भी चेक हो जाएगी और टेक्निकल चीज भी आ जाएगी। 5 मीटर क्यूब है हमारा कंक्रीट, कितने सैंपल उठाओगे, हाउ मेनी सैंपल्स आर रिक्वायर्ड, 5 मीटर क्यूब है, एक सैंपल की रिक्वायरमेंट है, तो 6 की रिक्वायरमेंट है। ये कौन है भाई 6 वाला, सो ओनली 1 सैंपल इज रिक्वायर्ड। एक में 3 क्यूब बनते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। अच्छा मेरे क्यूब की साइज क्या है, हमारा जो क्यूब है उसकी साइज क्या है, गायब 150 mm, तो वॉल्यूम कितना हुआ, तो वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, 150 mm है, तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है कितना निकल के आ जाएगा, 1 हैविंग 3 क्यूब्स ऑफ साइज 150 mm क्यूब। अच्छा 150 mm बन गया, अरे 150 mm साइज है, तो 150 बाय 150 बाय 150 mm बना, मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, ये भी मीटर क्यूब के अंदर है ना, ये मीटर क्यूब के अंदर है ना, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके बताओ। तो 10 रेज़ पर क्या है हमारा -3 है, तो -9, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 के साथ। तो 5 मीटर क्यूब कंक्रीट जाना था कास्टिंग के लिए, क्या 5 मीटर क्यूब के ऊपर ही टेस्ट कर रहा हूं क्या मैं, नहीं, तो ये मेरी 100% इंस्पेक्शन नहीं है, ये मेरी क्या है, सैंपलिंग इंस्पेक्शन है। आपने कितने के ऊपर टेस्ट किया, बस 0.003375 के ऊपर टेस्ट किया बस। अब अगर यही आंसर है तो जो आपने बोला मैंने लिख दिया, बस मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो आपने इंस्पेक्शन करी इसको सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के लिए, पर आपने पूरे कंक्रीट के सैंपल के ऊपर सैंपलिंग नहीं कर रखी है। अगर करते तो आप उसको बोलते हैं 100% इंस्पेक्शन, अभी आपने क्या किया, सैंपलिंग इंस्पेक्शन किया। क्लियर है, आपका टेक्निकल एग्जांपल भी दे दिया, और उधर हमने डे टू डे लाइफ में जो ये चीज करते हैं उसका भी एग्जांपल दे दिया, दैट एग्जांपल वाज आल्सो गिवन। आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिटेल में बता देगा भैया, पता ही है हमें, बट फॉर्मली इसको मेंशन कर लेते हैं। 150 mm साइज होती है। इन 100% इंस्पेक्शन ऑल द पार्ट्स और प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन, सारे पार्ट्स और प्रोडक्ट्स को आप इंस्पेक्ट करोगे। वेयर एज इन सैंपलिंग इंस्पेक्शन ओनली अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट एंड इंस्पेक्टेड। अ सैंपल में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ आइटम ड्रॉन फ्रॉम अ लॉट। सैंपल क्या है, नंबर ऑफ आइटम आपने क्या ड्रॉ किया लॉट में से, जैसे हमारे केस में कितना है 0.003375 फ्रॉम अ लॉट बैच और पॉपुलेशन फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। तो ये 100% और इंस्पेक्शन सैंपलिंग के अंदर हमारा डिफरेंस निकल के आया। नेक्स्ट, हाउएवर 100% इंस्पेक्शन विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द लॉट कंटेन्स द आइटम्स दैट आर क्रिटिकल इन नेचर। 100% इंस्पेक्शन कब करोगे, 100% इंस्पेक्शन तब करेंगे जब आपके आइटम्स क्या हो, बहुत ही क्रिटिकल हो, आइटम्स बहुत ही क्रिटिकल हो। एग्जांपल लेते हैं 100% इंस्पेक्शन, अभी आपने देखा ना 5 मीटर क्यूब की इंस्पेक्शन नहीं करी आपने, सैंपलिंग इंस्पेक्शन हुई थी। अब इसी को हम चेंज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे आपने मोतियों का हार खरीदा, 20 मोती लगे हुए हैं उसके अंदर, एक एक बैठ के चेक करोगे, अब एक एक बैठ के चेक करोगे ना, वहां थोड़ी ना करोगे कि हाँ ये पीछे लगाया 15-20 में से एक चेक कर लेते हैं, हो गया काम, 20 के 20 को चेक कराओगे। अब यहाँ पे 20 को चेक कराएंगे, बिल्कुल आपके डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब आप क्या करोगे, सारी चेक करोगे क्योंकि क्रिटिकल आइटम है। तो 100% इंस्पेक्शन हम करते हैं जब आपका लॉट में क्या हो, बहुत ही क्रिटिकल आइटम हो, दे आर क्रिटिकल इन नेचर एंड एनी फेलियर इन द लेटर स्टेज ऑफ द असेंबली और परफॉर्मेंस मे रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और रीवर्क। कि फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर में अगर ये फेल कर जाता है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 100% इंस्पेक्शन में ऑल्सो बी यूजफुल फॉर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव आइटम हैविंग अ लो वॉल्यूम ऑफ एनुअल कंजप्शन। बस हो गया, समझ में आ गया। तो 100% इंस्पेक्शन कब करनी है, इंस्पेक्शन सैंपलिंग कब करनी है, बोथ आर नोन टू अस। तो ये दोनों पार्ट बनते हैं हमारे एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के, बोथ आर द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। डन, बढ़िया, चलो आगे, बढ़िया चीज है। अच्छा आप कैसे करोगे, हाउ यू कैरी आउट एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, तो दो तरीकों से करते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग सैंपलिंग भी हो गई। तो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग कैन बी इनकमिंग, कैन बी आउटगोइंग। अब इनकमिंग में आप 100% भी कर सकते हो, सैंपलिंग में इंस्पेक्शन कर सकते हो, आउटगोइंग में भी आप 100% इंस्पेक्शन कर सकते हो और सैंपलिंग इंस्पेक्शन कर सकते हो। कैसे, हाउ टू डू इट, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा सिंगल सैंपलिंग प्लान, सवाल आएगा इसके ऊपर, यू फाइंड अ प्रॉब्लम ऑन दिस, डेली यूज के लिए वेजिटेबल। अब क्या है सिंगल सैंपलिंग प्लान, ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हेन अ डिसीजन ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वन सैंपल ओनली, जब पूरे लॉट की सिलेक्शन और रिजेक्शन आपके एक ही सैंपल के ऊपर बेस्ड है, द एक्सेप्टेंस प्लान इज नोन एज सिंगल सैंपलिंग प्लान। जब आपके पूरे लॉट की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बस एक ही सैंपल के ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसको बोलोगे सिंगल सैंपलिंग प्लान। ये इसके नाम नहीं बता दिया, अब आप बोलोगे सर नहीं चमक रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये देखो अब ये भी समझ में नहीं आएगा फ्लो चार्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, नो वैल्यूज आर देयर। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, आपको इंस्पेक्ट करने हैं कितने, n पीसेस, n पीसेस एग्जांपल है 500 पीस, आपको इंस्पेक्ट करने क्या 500 पीस, ठीक है 500 पीस इंस्पेक्ट करने हैं। अब 500 पीस इंस्पेक्ट करने हैं, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, if the number of defectives are d, d कितने हैं 10, if the number of defectives are what, how much, d, तो आप क्या करोगे,
अगर डी यानी 10 या 10 से कम हुए आप लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे पूरे के पूरे, अगर इससे ज्यादा हुए तो आप रिजेक्ट कर लोगे। अच्छा अब ये 10 डिफेक्टिव कितने में से, 500 में से नहीं, इसमें से जब आपने सैंपल उठाया कितने का उठाया, 50 का उठाया, तो 500 में से 50 का सैंपल उठाया और 50 में से अगर 10 से कम डिफेक्टिव आए आप पूरे के पूरे लॉट को क्या करोगे, तो 500 मेरे पीसेस से उसमें से आपने सैंपल उठाया 50 का, 50 में से अगर डिफेक्टिव पीस 10 से कम आए आप पूरा का पूरा 500 का लॉट क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। और अगर 10 से ज्यादा डिफेक्टिव आ गए आप पूरे के पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दोगे। तो सिंगल सैंपलिंग प्लान, ये एग्जांपल डाला हुआ है, ये देखो। सो इन अ सिंगल सैंपलिंग प्लान इफ n व्हिच इज लॉट साइज इज 500, n सैंपल साइज कितनी है 50, c इज द एक्सेप्टेंस नंबर 10, इट मींस व्हाट, it means that if we take a sample of 50 items from a lot of 500 and if the sample contains more than 10 defective item then the lot get rejected, आपका पूरा लॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, अदरवाइज लॉट इज एक्सेप्टेड। तो आपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसके बिहाफ पे करी है, एक ही सैंपल के बिहाफ पे करी है, तो नाम पड़ा सिंगल सैंपलिंग प्लान। अब ये एग्जांपल समझना आसान है, मैं ये आपको एनडीसी बताऊंगा, बोलोगे सर क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सिंपल एग्जांपल ही लिख के दे दिया, देख लो भैया एग्जांपल। क्लियर, एक्सेप्टेंस नंबर फिक्स है, एक्सेप्टेंस नंबर 10 है भाई। अब फिक्स है, मैं आपका सवाल समझा ही नहीं, क्या है फिक्स का मतलब यहाँ पे, फिक्स है क्या पूछना चाहते हो भैया, मींस 10 ही रहेगा, किस में 10 ही रहेगा, किस चीज में 10 ही रहेगा, मेरे एग्जांपल में 10, तो ये मैंने एग्जांपल लिया ये, तो आप किसे फिक्स बना रहे हो यहाँ पे, लिखा तो है कि अगर मान लो, समझाने के लिए एग्जांपल बनाया ना ये, उस एग्जांपल में पकड़ के बैठ गए क्या एक्सेप्टेंस नंबर हमेशा 10 ही रहेगा सारी दुनिया की सारी चीजों के अंदर, तो एग्जांपल लिया भाई। तो यहाँ पे मेरा क्या है भैया, यहाँ पे नंबर चल रहा है, हर जगह तो हो भी सकता है नंबर नहीं हो, तो बोलो एक्सेप्टेंस नंबर 10 है भैया, लेट अस सपोज यहाँ पे डिफेक्ट पता करने के लिए आपने नंबर लिया, मैं हाइट कर देता हूँ, हाइट की मेजरमेंट कर रहे हो, वहां पे नंबर तो आया ही नहीं, इसको मेरे प्लेस हाइट से भी तो कर सकता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन तो मेरी किसी भी चीज की चल सकती है। चलो भैया आगे चलते हैं, हो गया, लाइक फॉर 12 mm rebar we check the unit to ensure, विल कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या हमारा, पीछे क्या था, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग करने का पहला प्लान सिंगल सैंपलिंग प्लान, अब क्या है हमारे पास, डबल सैंपलिंग प्लान। अब फिर से नाम से समझ में आ गया डबल सैंपलिंग प्लान, क्या बोलता है डबल सैंपलिंग प्लान, डबल सैंपलिंग प्लान ये बोलता है कि आपका जो डिसीजन है, किस चीज का डिसीजन, लॉट को सेलेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का, तो मैंने डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ लॉट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर वन एंड समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ टू सैंपल्स, या तो एक या कभी कभी दो सैंपल के बिहाफ पे अगर आप एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को डिसाइड कर रहे हो, आपका ये जो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान होगा क्या कहलाएगा, डबल सैंपलिंग प्लान कहलाएगा। तो हियर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल कम्स। और फिर से मैं फ्लो चार्ट बना के दिया, सिंपलीफाई करने के लिए कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इससे, ये बोलोगे सर एन क्या है, डी क्या है, लेस देन सी, वहीं फ्यूज हो जाओगे सब। समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से सेम पीछे वाला एग्जांपल उठाते हैं। देखो मेरा लॉट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, अब फिर से एग्जांपल है भाई, हर लॉट में 500 प्रोजेक्ट नहीं होंगे, एवरी लॉट विल नॉट बी हैविंग 500 प्रोडक्ट्स। तो हमारे लॉट में 500 प्रोडक्ट्स हैं, पहले आपने कितने का सैंपल उठाया, 25 प्रोडक्ट का सैंपल उठा लिया, लॉट में 500 प्रोडक्ट है, आपने पहला सैंपल उठाया 25 प्रोडक्ट का, तो 25 उठा लिए से, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है 25 कैसे उठाए, वो भी आगे बता दूंगा, हाउएवर बता चुका हूं भैया, पीछे कर लो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो लगानी लगाओ। तो ये जो 25 आपने क्या उठा रखा है, प्रोडक्ट उठा रखे हैं, जो सैंपलिंग करी 25 की, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी उठाओ, खूब तरीके बताएं आपको, सिंपल रैंडम कर लो, सिस्टमैटिक कर लो, सीक्वेंशियल कर लो, मल्टी स्टेज कर लो, जो करना है करो 25 को उठाने के लिए। तो पहले आपने कितने उठाए, 25 उठाए 500 में से, क्लियर चीज, ठीक है। टेक द फर्स्ट सैंपल ऑफ 25 आइटम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ 500 एंड इंस्पेक्ट इट, ये चल रही है हमारी इंस्पेक्शन, ठीक है, आपने इसको इंस्पेक्ट किया। एक्सेप्ट अ लॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सैंपल इफ इट कंटेन्स 0 और 1 डिफेक्टिव आइटम। अब ये मत बोलना सर हर बार 0 और 1 ही होगा क्या, नहीं भैया, हमारे एग्जांपल में आप अपने पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे अगर इस 25 में से कितने डिफेक्टिव पीस मिल जाए, एट मैक्स, एट मैक्स कितने डिफेक्टिव पीस मिल जाए, एक, मैक्सिमम बताया एक, इसका मतलब और कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो आप अपने पूरे के पूरे लॉट को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे अगर 25 में से आपके डिफेक्टिव कितने मिल जाए, या 0 या 1, बस, क्लियर है, समझ में आ रही है, खत्म हो गई। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा क्या बन गया, सिंगल सैंपलिंग प्लान। हाँ, तो ये तो डबल सैंपलिंग प्लान भी ऐसे डिफाइन किया था हमने कि मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करूंगा किसके बिहाफ पे, समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल सैंपल और समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ टू सैंपल्स। तो ये वाला एग्जांपल बना किसका, समटाइम्स ऑन द सिंगल सैंपल, क्लियर है। अच्छा ये तो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया आया, रिजेक्ट कब करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा अपने लॉट को, इस पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दूंगा अगर इसमें डिफेक्टिव आइटम्स किससे ज्यादा आ जाए, 4 से ज्यादा आ जाए। तो अगर डिफेक्टिव आइटम 1 या 1 से कम आ जाए, ये था डी, तो मैं हमारे पूरे लॉट को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर डिफेक्टिव आइटम किससे ज्यादा आ जाए, डिफेक्टिव आइटम 4 से ज्यादा आ जाए, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये दोनों केस जोड़ के क्या बने, सिंगल सैंपलिंग प्लान बने। ये दोनों केस जोड़ के क्या बने, सिंगल सैंपलिंग प्लान, क्योंकि आपने एक ही सैंपल के बिहाफ पे या एक्सेप्ट कर रखा है या रिजेक्ट कर रखा है। फिर अब सवाल आता है कि अगर मेरे डिफेक्टिव आइटम कितने निकल गए, अगर मेरे डिफेक्टिव आइटम निकले 2 3 4, 4 भी बेटा इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल था पर यहाँ पर इक्वल नहीं है, डिफेक्टिव 4 भी तो हो सकते हैं। तो अगर इन 25 सैंपल में से
25 आइटम में से अगर मेरे डिफेक्टिव पीस कितने आते हैं, 2 3 या 4 आते हैं, अब मैं जाऊंगा दूसरी स्टेज पे, मैं क्या करूंगा, दूसरा सैंपल उठाऊंगा। नाउ आई विल पिक द अनदर सैंपल। अब सैंपल में कितने आइटम है, अब सैंपल में कितने आइटम है हमारे, अब सैंपल में हमारे 40 आइटम। तो डबल सैंपलिंग प्लान। तो कई बार हम डिसीजन लेते हैं किस बिहाफ पे, सिंगल सैंपल के बिहाफ पे। तो कई बार का एग्जांपल ये है। और कई बार हम डिसीजन लेते हैं 2 सैंपल के बिहाफ पे। उस कई बार का एग्जांपल ये है कि जब मेरे डिफेक्टिव 2 3 4 आ जाएंगे पहले 25 आइटम में से, अब मैं दूसरा सैंपल उठाऊंगा और दूसरा सैंपल होगा मेरे 40 आइटम का। अभी तक की कहानी क्लियर है? फिर से एग्जांपल है ये, आप वैल्यूज बदल सकते हो सारी की सारी। ऑल दी वैल्यूज विल चेंज एज पर योर स्पेसिफिकेशन। अब जब आपने 40 वाला सैंपल उठाया, सो टेक a second sample of 40 items. If the first sample contains 2 3 or 4 defective items, बता दिया, तो सेम वही रिपीट कर दिया यहाँ पे। Accept the lot on the basis of the first and second sample combined. अब मैं एक्सेप्ट करूंगा लॉट को किसके बिहाफ पे, फर्स्ट और सेकंड सैंपल दोनों के कंबाइंड बिहाफ पे। कब, जब मेरे डिफेक्टिव कितने 2 3 4। कैसे? इफ द कंबाइंड सैंपल ऑफ 65 आइटम कंटेन्स 4 और लेस डिफेक्टिव आइटम्स। इफ द कंबाइंड आइटम्स ऑफ 65 कंटेन्स 4 और लेस डिफेक्टिव आइटम्स। इसका मतलब अब आपका पहले वाला था 25 का, इस बार वाला है 40 का। अब 65 में से अगर आपके डिफेक्टिव कितने हुए, 2 3 4, ओ 25 को 40 ऐड कर दिया, हाँ 25 को 40 ऐड कर दिया, तो बोला कंबाइंड, पहले और दूसरे को कंबाइन करना है। जब कंबाइन के कितने हो गए, 65 आइटम हो गए। तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे जब आपके डिफेक्टिव आइटम 4 या 4 से क्या हुए, 4 या 4 से क्या हुए, कम हुए। When it is 4 or less than 4, आप रिजेक्ट कर दोगे, you will reject a lot on the basis of the combined sample if the combined sample contains more than 4 defective item। अगर मेरे डिफेक्टिव आइटम क्या हो जाए, 4 से ज्यादा हो जाए। तो ये हमारा डबल सैंपलिंग प्लान बन गया। दिस इज द डबल सैंपलिंग प्लान। फिर से एग्जांपल लिया इसलिए समझ में आ जाता है आसानी से। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताता, पूरा 1 घंटा निकाल देते कि सर ये आया नहीं समझ में, वो आया नहीं समझ में, इक्वल टू लेस देन क्या है ये। डन, तो नोट जो कर रहा है डन हो गया। चलो भैया डन हो गया। तो नेक्स्ट सैंपलिंग प्लान इज व्हाट, नाम से क्या समझ में आ रहा है, मल्टीपल सैंपलिंग प्लान है। मल्टीपल सैंपलिंग प्लान मतलब नाउ यू विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंस्पेक्टिंग मोर देन 2 सैंपल्स। सर 4 पर एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट, 4 पर एक्सेप्ट किया हुआ ना, 4 से ज्यादा रिजेक्ट किया ना भाई, ग्रेटर है ना, मोर लिखा हुआ है, मोर देन इक्वल थोड़ी लिखा हुआ है। पर इक्वल कहां डाला हुआ है, 4 में डाला हुआ है, 4 या उससे कम। इक्वल यहां पे डाला हुआ है ना, देखो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ग्रेटर में रिजेक्ट लिखा हुआ है। अगर 25 सैंपल में, अगर 25 आइटम्स में 4 फेल हुए हैं, 40 सैंपल में एक भी, 25 में 4 फेल हुए हैं, 25 में अगर 4 फेल हुए हैं, तो आप क्या करोगे, अब दूसरे सैंपल को उठाओगे। 4 ही हुए ना, 4 से ज्यादा नहीं हुए ना, तो एक्सेप्टेड है आपका। ये देखो इसमें आ गया 2 3 4 के अंदर। तो 25 में 4 फेल करा रहे थे ना आप, तो अगर 25 में 4 फेल हुए, आ गया 4 यहाँ पे। अब उठाओ दूसरा सैंपल 40 का। जब दूसरा सैंपल 40 का उठाया, टोटल हो गया मेरा 65 का। अब 65 में अगर आपके डिफेक्टिव कितने हैं, 4 या 4 से कम, तो आप क्या करोगे, पूरे लॉट को एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। कैन वी टेक द एग्जांपल ऑफ, देखिए एग्जांपल आपकी मर्जी कुछ भी ले लो, हम वो एग्जांपल लेते हैं जो समझ में आ जाए, जो मन करता है एग्जांपल ले लो, कंसेप्ट ये रहेगा। चलो, सो मल्टीपल सैंपलिंग प्लान नाम में लिखा हुआ है। अगर आपका जो डिसीजन है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का किसके ऊपर बेस्ड है, 2 से ज्यादा सैंपल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि 2 तक पीछे आ गया हमारा डबल सैंपलिंग प्लान। 2 से ज्यादा सैंपल्स के ऊपर बेस्ड है, नाम क्या रख देंगे, मल्टीपल सैंपलिंग प्लान, तो नाम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मल्टीपल सैंपलिंग प्लान विल जनरली इन्वॉल्व लेस टोटल इंस्पेक्शन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो टोटल इंस्पेक्शन होगी वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। यहाँ पर जो टोटल इंस्पेक्शन है वो और छोटी निकल के आ जाएगी। टोटल इंस्पेक्शन किसमें ज्यादा आ रही थी, सिंगल सैंपलिंग प्लान में। सबसे ज्यादा टोटल इंस्पेक्शन किसमें आई, सिंगल सैंपलिंग प्लान में। क्यों, क्या एग्जांपल लिया था मैंने, 500 में से 50 उठाया आपने, 50 में से अगर 10 डिफेक्टिव हुए, यानी 50 को आपने इंस्पेक्ट किया, यानी 50 को मैंने इंस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, तो वो 50 के ऊपर क्या लगा, 100% इंस्पेक्शन लगी है। तो मैं जैसे जैसे सैंपलिंग प्लान बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी टोटल इंस्पेक्शन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो मल्टीपल सैंपलिंग प्लान के अंदर टोटल इंस्पेक्शन क्या होती है, कम इन्वॉल्व होती है। करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, सिंगल और डबल। तो सिंगल और डबल के कंपैरिजन में बता दिया। पर दे यूजुअली रिक्वायर व्हाट, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इनफैक्ट मैं लगाऊंगा एक मल्टीपल सैंपलिंग प्लान जब मेरा सैंपल क्या हो, बढ़ाओ, तो मेरा सैंपल क्या होगा, बड़ा होगा, तभी क्या अप्लाई करूंगा, मल्टीपल सैंपलिंग प्लान अप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं शुरू में खत्म कर दूंगा उसे। तो ये इसका ड्रॉबैक निकल के आ गया, दिस इज द ड्रॉबैक। डन। तो सिंगल डबल्स, देन वी हैव सीक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान। ये भी करी थी हमने, सीक्वेंशियल सैंपलिंग किसके अंदर आई थी, ये भी हमने करी थी सीक्वेंशियल सैंपलिंग, किसके अंदर आई थी, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द सीक्वेंशियल सैंपलिंग, सबसे पहले वाली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर, एक के बाद एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बिल्कुल सही बात है। सो वी कैन से द अल्टीमेट एक्सटेंशन ऑफ द मल्टीपल सैंपलिंग प्लान इज सीक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान, व्हिच इज आइटम बाय आइटम इंस्पेक्शन प्लान। तो सीक्वेंशियल सैंपलिंग कर रहे हो पर एक सीक्वेंस के अंदर। इसमें पहला सैंपल कैसे उठाओगे आप, इसमें पहला सैंपल कैसे उठाओगे,
रैंडमली, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो सीक्वेंस में आ जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी इन सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है। सो इट इज द अल्टीमेट एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल सैंपलिंग प्लान, पीछे वाला, यानी दो से ज्यादा सैंपल आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, दो से ज्यादा सैंपल आप इंस्पेक्ट कर रहे हो पर सीक्वेंस में इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये एक्सटेंशन हो गया हमारे मल्टीपल सैंपलिंग प्लान का। नेक्स्ट वी कैन से आफ्टर ईच आइटम इज इंस्पेक्टेड अ डिसीजन इज मेड टू एक्सेप्ट अ लॉट और रिजेक्ट अ लॉट और चूज अनदर आइटम फॉर इंस्पेक्शन। आप पहले आइटम को इंस्पेक्ट कर रहे हो, nth वाला, तो 1 से लेकर 10 के बीच में आपने पहला उठाया, इसको इंस्पेक्ट किया, इसको इंस्पेक्ट करने के बाद लेट सपोज इंस्पेक्शन का रिजल्ट जो भी आया, आप डिसाइड करोगे मेरे को अगला उठाना है या नहीं उठाना है, या पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देना है। तो वही लिखा हुआ है, आफ्टर ईच आइटम इज इंस्पेक्टेड अ डिसीजन इज मेड टू एक्सेप्ट अ लॉट और रिजेक्ट अ लॉट। आप इसी के बिहाफ पे लॉट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, बात खत्म, रिजेक्ट भी कर सकते हो, बात खत्म, या आप ये डिसीजन भी ले सकते हो, मैं क्या करूंगा, एक और सैंपल उठाऊंगा, मैंने एक और सैंपल उठाया, अब इसी के बिहाफ पे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, या आप एक और सैंपल भी उठा सकते हो। इसका मतलब ये क्या चल रहा है, आइटम बाय आइटम इंस्पेक्शन प्लान चल रही है। आप हर एक आइटम के बिहाफ पे डिसाइड कर रहे हो कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा या आगे बढ़ता जाऊंगा। तो डिपेंडिंग किसके ऊपर, ऑन वेदर द ऑब्जर्व्ड क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ नॉन कंफर्मिंग आइटम इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सेप्टेंस नंबर। तो ये बात किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी कि आपके टोटल डिफेक्टिव आइटम की जो लिमिट है वो मैच हो रही है नहीं हो रही है। जैसे हमारी किसके अंदर आई थी, डबल सैंपलिंग प्लान के अंदर आई थी, एज इट वाज कमिंग इन डबल सैंपलिंग प्लान। जो मैंने एग्जांपल लिया था डबल सैंपलिंग प्लान का, उसमें आपका सैंपल रिजेक्ट ही कब हो रहा था, जो हमारा डबल सैंपलिंग प्लान था उसमें मेरा जो सैंपल है वो रिजेक्ट हो ही कब रहा था, जब डिफेक्टिव आइटम 4 से ज्यादा आ जाए, चाहे वो पहले लॉट में आ जाए, चाहे वो पहले लॉट में आ जाए, चाहे वो कंबाइंड लॉट के अंदर आ जाए, 4 से ज्यादा डिफेक्ट हुए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, विल रिजेक्टेड। उसी तरीके से मैं सेम एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने पहला सैंपल उठाया, इसमें डिफेक्टिव कितने निकल के आ गए, 5, यहीं पे रिजेक्ट। अगर इसमें डिफेक्टिव मेरे कितने निकल के आ गए, 5, यहीं पे रिजेक्ट कर दिया बैठे बैठे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भैया जो मैंने पहला रैंडम सैंपल उठाया उसी में 4 से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम आ गए, कैंसिल। अच्छा इसमें डिफेक्टिव कितने आ रहे हैं मेरे, लेट्स सपोज 0 या 1, इसमें कितने आए, 0 या 1, मैं इसको यहीं एक्सेप्ट कर लूंगा, खत्म, मैं इसको यहीं एक्सेप्ट कर लूंगा। पर लेट सपोज यहाँ पे डिफेक्टिव आ रहे हैं 2 3 4, क्या करूंगा अब मैं, बी यहाँ एक और रिजेक्ट, बी यहाँ एक और, क्या बोल रहे हो, सेकंड सैंपल उठाएंगे, बिल्कुल सेकंड सैंपल उठाएंगे। तो हमने सेकंड सैंपल उठाया और इसके वाले के अंदर मैं फिक्स कर देता हूँ मेरे डिफेक्टिव आइटम आए थे 1। जब मैंने सेकंड सैंपल उठाया, मैंने आप टुक सेकंड सैंपल, जब मैंने सेकंड सैंपल उठाया यहाँ पे जो मेरे डिफेक्टिव आइटम आए, लेट सपोज आ गए मेरे डिफेक्टिव आइटम 4, तो पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 4 आया, 4 को क्या हो गया, हो गया, टोटल 5 हो गए, रिजेक्ट पूरा लॉट, इंटायर लॉट इज रिजेक्टेड, इंटायर लॉट इज रिजेक्टेड। यहाँ पे डिफेक्टिव आए मेरे 0, तो यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 0, पूरा सैंपल एक्सेप्ट, पूरा सैंपल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे अगर निकल के आते हैं 1 2 या 3, टोटल कितने बने, 2, टोटल कितने बने, 3, टोटल कितने बने, 4, हम क्या करेंगे, अगला एक और सैंपल उठाएंगे, चलती जाएगी कहानी, सीक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान, चलती जाएगी कहानी, सीक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान। बीच में कहीं पर भी 4 से ज्यादा, बीच में कहीं पर भी 4 से ज्यादा टोटल डिफेक्टिव आइटम आए, रिजेक्ट पूरा सैंपल आपका। और जब मैं लास्ट तक पहुंच गया तब भी मेरे डिफेक्टिव आइटम 4 से ज्यादा नहीं हुए, तब जाके पूरा लॉट एक्सेप्ट। क्लियर है सर, 7 बजे से क्लास खत्म होगी, आप रिकॉर्डिंग देखना, दोबारा मिल जाएगी आपको। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर लेंगे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर लेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग कर लेंगे, कहां करके आए सारी चीजें, पीछे कर तो रखी है हमने, या 2 स्टेज सैंपलिंग कर लेंगे। ऑल दीस टाइप्स ऑफ सैंपलिंग वी हैव डिस्कस्ड, ये सारे तरह की सैंपलिंग हमने डिस्कस कर रखी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो सैंपलिंग आप जैसे मर्जी कीजिए।